दोस्तों, हमारी आज की कहानी है दादाजी का स्वप्न महल। बहू, बहुत भूख लगी है, खाना बन गया हो तो दे दो। उसके बाद मुझे कुछ काम से जाना है। अपने बेटे रोहित के ऑफिस जाने के बाद सोहन बाबू अपने कमरे से बाहर निकलते हुए बोले और जैसे ही डाइनिंग टेबल पर बैठने लगे तभी उनकी बहू रिया तैयार होकर अपने कमरे से बाहर आई और बोली, पिताजी, अभी मेरे पास समय नहीं है, मुझे अपनी सहेली के साथ शॉपिंग पर जाना है। लेकिन बहू, मुझे बहुत तेज भूख लगी है, खाना खाने के बाद मुझे दवाई भी लेनी होती है। सोहन बाबू ने कहा। तभी रिया गुस्से भरी रौबदार आवाज में बोली, एक बार सुनाई नहीं देता क्या आपको? 2 घंटे तक मैं वापस आ जाऊंगी। अभी आप अपने लिए चाय बनाकर पी लीजिए। इससे पहले सोहन बाबू कुछ और कहते, उनकी बहू बाहर निकलकर अपना स्कूटर स्टार्ट करके सर से निकल गई। सोहन बाबू हैरानी से उसे देखते ही रह गए। कोई और विकल्प नहीं था, इसलिए रसोई घर में जाकर सोहन बाबू ने 1 कप चाय बनाई और उसके साथ एक बिस्कुट खाकर काम चला लिया। लेकिन काफी देर बीत गई थी। अब भूख के कारण सोहन बाबू का बुरा हाल था। अपने कमरे में बैठे बैठे अपनी पत्नी की तस्वीर को निहारने लगे। बैठे बैठे अतीत के पन्ने पलटने लगे। जब तक उनकी पत्नी राखी जी उनके साथ थी तब तक बेटा बहू दोनों उनकी खूब इज्जत करते थे। अपनी मन मर्जी करना तो दूर की बात थी, बहू तो कभी ऊंची आवाज में बात तक नहीं करती थी। बाहर के सभी काम सोहन बाबू संभाला करते थे और राखी जी ने पूरा घर संभाल रखा था। बहू ही अपनी सास को बहुत मान देती थी, क्योंकि सास के रहते घर का कोई काम करने की उसे जरूरत ही महसूस नहीं होती थी। मुफ्त की नौकरानी जो मिली हुई थी उसे, लेकिन समय हमेशा एक सा नहीं रहता। धीरे धीरे राखी जी की तबीयत बिगड़ने लगी। जांच करवाई तो पता चला कि अब उन्हें कैंसर है। सोहन बाबू अपनी पत्नी को खोना नहीं चाहते थे, इसलिए इलाज महंगा था। लेकिन सोहन जी ने खर्चे की परवाह न करते हुए उनका इलाज शुरू करवाया। अब तो बहुत और बहू बेटे ने भी अपनी माँ पिताजी के साथ सीधे मुंह बात करना छोड़ दिया था। लेकिन सोहन जी और राधा जी को बेटे बहू के इस बदले व्यवहार का कारण समझ में नहीं आया। एक दिन राधा जी का बेटा उनके पास आया और बोला, पिताजी, आप जानते हैं कि माँ की बीमारी आखिरी स्टेज पर है और जब माँ को बचाया नहीं जा सकता तो इतना पैसा खर्च करने की क्या जरूरत है? इस तरह तो आप हमें कंगाल ही कर देंगे। कम से कम मेरी बीवी और बच्चे का तो सोचिए। इतनी बात सुनते ही सोहन बाबू का कलेजा छलनी हो गया। वे बोले, बेटा, मैं अपनी कमाई में से की गई बचत को तेरी माँ के इलाज में लगा रहा हूँ। तुम्हें इस बात से क्या परेशानी है? और जिसके बारे में तो ऐसी राधा की बात कर रहा है वही तुझे इस दुनिया में लेकर आई है। क्या क्या नहीं किया तेरी माँ ने तेरे लिए? तभी रोहित बोला, हाँ हाँ, कोई एहसान नहीं कर दिया। तभी माँ अपने बच्चों के लिए करते हैं। बेटे की इतनी बात सुनकर सोहन बाबू को एहसास हो गया कि आज माँ की ममता इसके सामने छोटी पड़ चुकी थी। लेकिन फिर भी सोहन बाबू ने हार नहीं मानी। पत्नी की अंतिम सांस तक उसे बचाने की कोशिश की, लेकिन कुदरत को कुछ और ही मंजूर था। लगभग 6 महीने के इलाज के बाद राखी जी इस दुनिया को अलविदा कहकर चली गई। पत्नी के जाते ही जैसे सोहन बाबू की तो दुनिया ही उजड़ गई थी। अक्सर बहू उनके साथ इसी तरह ऊंची आवाज में और बदतमीजी से बात करती और यदि वे बहुत कुछ कह देते तो उन्हें अपने बेटे को गुस्सा का शिकार होना पड़ता था। सोहन बाबू नितांत अकेले हो गए थे।
हालांकि उनके 12 साल के पोते को उनके साथ बहुत अच्छा लगता था, लेकिन सोहन बाबू को उसके साथ बैठने का ज्यादा मौका नहीं मिलता था। सुबह के समय वो स्कूल जाता था और शाम को ट्यूशन पढ़ने, और कभी थोड़ी देर के लिए अपने दादाजी के पास बैठता तो उसकी माँ कोई न कोई काम बता देती और बहाने से उसे अपने पास बुला लेती थी। एक रविवार को रोहित घर पर था तो अपने पिता के साथ आया और उनसे बोला, पिताजी मुझे आपसे कुछ बात करनी है। तो सोहन बाबू बोले, हाँ बेटा कहो क्या कहना है। पिताजी मैं कहना चाहता था कि अब गांव में हमें तो रहना नहीं है, इसलिए गांव के मकान की देखभाल भी नहीं हो पाती। अब आपकी तबीयत भी ठीक नहीं रहती है, इसलिए मैं सोच रहा था कि गांव वाले मकान को बेच देते हैं। यह बात सुनते ही सोहन बाबू बोल उठे, पुरानी पुश्तैनी संपत्ति को बेचना नहीं चाहता। तभी रिया बोली, आप तो जानते ही हैं कि रोहित ने अभी अभी नया बिजनेस शुरू किया है, इसलिए उन्हें पैसों की बहुत जरूरत है, और वैसे भी जमाना खराब है। कहीं ऐसा ना हो कि किराएदार ही हमारे मकान पर कब्जा कर बैठ जाएं। बेटे बहू की बात सुनकर अब उन्हें भी लगने लगा था कि वास्तव में जिंदगी का कोई भरोसा नहीं, इसलिए समय रहते सब काम निपटा लिए जाएं तो ही अच्छा है। आखिरकार उन्होंने गांव का मकान बेच दिया और मिले हुए पैसों का 1/4 हिस्सा अपने पास रखकर बाकी सारा पैसा अपने बेटे को दे दिया। और रिया और रोहित बहुत खुश थे। कुछ दिनों तक तो रिया ने अपने ससुर को समय पर चाय नाश्ता दिया, लेकिन धीरे धीरे उसके तेवर बदलने लगे। जो बहू पहले अपने ससुर को पानी हाथ में दिया करती थी, अब वही बहू उन्हें खाने के लिए भी तरसाने लगी। अपने ससुर को बात बात पर टोकना और ऊंची आवाज में बात करना उसका रोज का काम बन गया था। सोहन बाबू को तकलीफ होती, वो घुट घुट कर रह जाते, लेकिन किसी के सामने प्रकट नहीं कर पाते थे। और आज तो हद ही हो गई थी। इंतजार करते करते दोपहर हो गई। दोपहर के 2 बजे रिया घर वापस लौटी। तब कहीं जाकर सोहन बाबू को खाना नसीब हुआ। खाना खाकर वे अपने काम से बाहर चले गए। शाम को घर लौटे तो बहुत परेशान थे। तब तक उनका बेटा रोहित घर पहुंच चुका था। आकर बोले, बेटा रोहित, मुझे अपनी दवाई खरीदने के लिए पैसे चाहिए थे, इसलिए आज मैं बैंक गया था, लेकिन मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ जब मैंने अकाउंट चेक किया तो उसमें केवल 20,000 रुपए पड़े थे। लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है, क्योंकि कुछ समय पहले ही तो गांव का मकान बेचने के बाद मैंने अपने अकाउंट में 30 लाख रुपए जमा करवाए थे। फिर वो सारे पैसे कहाँ गायब हो गए, और हम दोनों के अलावा तो उस अकाउंट में से पैसे कोई निकाल ही नहीं सकता। तुम पता करो आखिर बात क्या है, क्योंकि मैं तो बार बार बैंक में चक्कर नहीं लगा सकता। तभी रोहित भड़कते हुए बोला, पिताजी आप जानते हैं कि हमारा जॉइंट अकाउंट है और बिजनेस में मुझे पैसों की जरूरत पड़ती रहती है। अगर मैंने आपके पैसे निकाल लिए तो इतनी कौन सी बड़ी आफत आ गई, और वैसे भी आपको पैसे की क्या जरूरत ही है। बेटे की बातें सुनकर सोहन बाबू चौंक गए। रोहित अपनी बात कहकर अपने कमरे में जा चुका था और सोहन बाबू गुस्से भरी नजरों से देखते ही रह गए। अपनी बची हुई जिंदगी के लिए जो पैसे उन्होंने बचा कर रखे थे, अब वो पैसे भी उनके हाथ से जा चुके थे। कुछ दिन और तो बहू ने सोहन बाबू से कहा, पिताजी रसोई घर में बर्तन झूठे पड़े हैं, उन्हें जरा धो दीजिए, मेरी तबीयत ठीक नहीं है। ऐसा कहकर रिया अपने कमरे में सोने चली गई। बहू की मदद करने के इरादे से सोहन बाबू ने सारे बर्तन साफ कर दिए। बस फिर क्या था, उस दिन के बाद से रसोई घर में रोज सुबह बर्तन साफ करने का जिम्मा सोहन बाबू को ही दे दिया गया। कभी कभी पोता राहुल अपनी माँ को दादाजी के साथ ऐसा व्यवहार करते देखता तो इस बात का विरोध करता, तो रिया उसे पढ़ाई पर ध्यान देने को कहती।
डांट डपट कर उसके कमरे में भेज देती। उम्र होने के साथ साथ सोहन बाबू की कमर में दर्द रहने लगा था, लेकिन फिर भी घर में शांति बनी रहे इसलिए जैसे तैसे काम कर दिया करते थे। लेकिन रिया को इससे भी शांति नहीं मिली। धीरे धीरे उसने काम का बोझ बढ़ाना शुरू कर दिया। एक दिन सोहन बाबू की कमर में इतना दर्द हुआ कि उठना भी मुश्किल लग रहा था, इसलिए उन्होंने काम करने से इनकार कर दिया। उस दिन के बाद से रिया की आंखों में अपने ससुर जी खटकने लगे। बीमार ससुर को बिठाकर खिलाना उसे अपने सिर पर बहुत बोझ लगने लगा और एक दिन उसने सोहन बाबू को वृद्धा आश्रम भेजने की जिद ठान ली। लेकिन सोहन बाबू अपने घर को छोड़कर नहीं जाना चाहते थे। उधर राहुल भी अपने दादाजी को खुद से दूर जाते देख रोने चिल्लाने लगा। लेकिन क्या हुआ, वही जो रिया चाहती थी। दादा पोता लाख गिड़गिड़ाए, लेकिन इस सब के बावजूद एक लाचार पिता को बोझ समझकर बेटा ने बहू उन्हें वृद्धा आश्रम पहुंचा दिया। धीरे धीरे समय बीतने लगा। आज सोहन बाबू को वृद्धा आश्रम गए 13 वर्ष बीत चुके थे और पूरे 13 वर्षों के बाद राहुल उसी वृद्धा आश्रम के सामने खड़ा था जहां उसके दादाजी को भेजा गया था। जैसे ही राहुल अंदर गया और अपने दादाजी के सामने पहुंचा, लंबा चौड़ा शरीर और डील डॉल देखकर सोहन बाबू उसे पहचान ही नहीं पाए। दादाजी, आप कैसे हैं? राहुल ने कहा और उनके चरण स्पर्श किए। सोहन बाबू के मुख से निकला, राहुल बेटा तू, और ऐसा कहते हुए उनकी आंखों में से आंसुओं का झरना फूट पड़ा। अपने पोते को उन्होंने अपने गले से लगा लिया और थोड़ी देर अविरल अश्रुधारा दोनों और इससे बहती रही। फिर खुद को संभालते हुए राहुल बोला, दादाजी प्लीज मत रोइए, अब आपके रोने के दिन बीत चुके हैं। आज आप मेरे साथ अपने घर चलेंगे। तभी सोहन बाबू बोले, कैसा घर बेटा? उस घर से 2 सालों पहले मुझे बेइज्जत करके निकाल दिया गया था। अब तो वृद्धाश्रम ही मेरा घर है और यहाँ रहने की मुझे आदत भी हो चुकी है। दिन रात तो तुझे देखने को दिल करता था, अब तुझे भी मिल लिया। अब तो चाहे यमराज भी मुझे लेने आ जाए तो भी कोई गिला नहीं। इतने समय में अपने दादाजी की याद नहीं आई तुझे? ऐसा हो सकता है क्या दादाजी कि मैंने आपको याद न किया हो? जिस समय आपको यहाँ भेजा गया था उस समय मैं बहुत छोटा था। मैं बहुत रोया था, लेकिन मम्मी पापा ने मेरी एक नहीं सुनी। उसके बाद 10वीं की पढ़ाई के बाद मम्मी पापा ने मुझे विदेश भेज दिया था और उसके बाद बीच में मैं कभी घर नहीं आया। पढ़ाई पूरी करने के बाद मैंने वही नौकरी करनी शुरू कर दी और अब विदेश से अच्छा खासा रुपया कमा कर लाता हूँ। आपके होते हुए मम्मी पापा को मेरी बहुत याद आती थी, लेकिन मैं वह सब नहीं भुला पाया जो उन्होंने आपके साथ किया था, इसलिए मैं भी उनसे मिलने नहीं आया। 10 दिन पहले ही शहर लौटा हूँ, लेकिन शहर पहुँचते ही तुरंत आपसे मिलने नहीं आ पाया। दरअसल बहुत काम थे जिन्हें निपटाना बहुत जरूरी था। बहुत सी तैयारी करनी थी जिस कारण मुझे आपसे मिलने में देर हो गई। लेकिन दादाजी एक बात जरूर कहूंगा कि अब मैं आपको किसी किस्म की कोई तकलीफ नहीं होने दूंगा। बात करते करते राहुल ने देखा कि उसके दादाजी लगातार भरी आंखों से उसे निहारते जा रहे थे। तभी राहुल ने पूछा, क्या हुआ दादाजी, कहाँ खो गए? फिर सोहन बाबू बोले, मैं तो यही सोच रहा था कि क्या मालूम तुझसे मिलने की मेरी आखिरी इच्छा कभी पूरी भी हो पाएगी या नहीं। कहीं तो मुझे भूल तो नहीं गया, लेकिन जब अपना बेटा ही अपना ना रहा तो किसी से क्या शिकायत करता। अरे दादाजी, बड़े बुजुर्ग कहते हैं कि मूल से ज्यादा ब्याज प्यारा होता है, लेकिन जितना आपको अपना ब्याज प्यारा है उतना ही मुझे मूल से प्यार है। लेकिन मैं भी क्या करता, आपके पास आने से पहले आत्मनिर्भर होना पड़ा। मेरे लिए बहुत जरूरी था। फिर सोहन बाबू बोले, बेटा आज तक मैं अपनी किस्मत को दोष दिया करता था कि शायद मेरी किस्मत ही होती
जो ये दिन मुझे देखने पड़ते, लेकिन आज तुझसे मिलने के बाद मुझे अपनी किस्मत पर नाज हो रहा है कि भगवान ने मुझे तेरे जैसा होनहार पोता दिया। तभी राहुल उठ खड़ा हुआ और खुशी से बोला, तो फिर चलिए दादाजी, मैं आपका सामान पैक करता हूँ, आप तैयार हो जाइए। लेकिन बेटा, मैं अच्छी तरह से जानता हूँ कि मेरे बेटा बहू कैसे हैं। वो मुझे वापस घर में कतई आने नहीं देंगे, और वैसे भी मैं यहाँ ठीक से रह रहा हूँ, और मैं यहाँ बिल्कुल नहीं चाहता कि मेरी वजह से वापस घर में लड़ाई झगड़ा शुरू हो जाए। थोड़े समय बाद राहुल मुझसे मिल जाया करना, मैं तो बस इतना ही चाहता हूँ। लेकिन अब मैं वापस उस घर में नहीं जा सकता। फिर राहुल बोला, अरे दादाजी, फिर तो आपकी पुत्र वधू आपके आशीर्वाद से वंचित ही रह जाएगी। इतनी बात सुनते ही की देर थी कि सोहन बाबू तो बच्चों की तरह चहक उठे। क्या मेरी पुत्र वधू राहुल, क्या तुमने शादी कर ली? नहीं दादाजी, आपके बिना भला मैं शादी कैसे कर सकता हूँ? शादी की सारी तैयारियां हो चुकी हैं, और यदि अब आप मेरे साथ न चले तो मैं शादी नहीं करूंगा। अरे बेटा, ये तू कैसी बात कर रहा है? मेरे प्यारे पोते की शादी हो और मैं न चलूं। लेकिन बेटा, ये तो बता कि लड़की है कौन और कहां से है? सोहन बाबू ने उत्सुकता से पूछा। तो राहुल बोला, दादाजी, करीना मुंबई शहर से है। वो भी मेरे साथ ही विदेश में नौकरी कर रही थी। वहीं मेरी उससे मुलाकात हुई और हम अच्छे दोस्त बन गए। विदेश में जब भी मुझे आपकी याद आती थी, मैं अक्सर वृद्धा आश्रम चला जाता था। तो और पिताजी ने भी मेरे साथ वहां जाना शुरू कर दिया। मैं उसके आचार व्यवहार से बहुत प्रभावित था, क्योंकि आज के जमाने के होते हुए भी उसे बुजुर्गों के साथ बैठकर उनसे बातें करना, उनका सुख दुख बांटना बहुत अच्छा लगता था। और एक दिन ऐसा आया जब हम दोनों ने एक दूसरे को जीवन साथी बनाने का फैसला कर लिया। सोहन बाबू अपने पोते राहुल के लिए बहुत खुश थे। तभी राहुल बोला, अब देर मत कीजिए दादाजी, लेकिन बेटा, आश्रम के संचालक से भी बात करनी पड़ेगी। अरे दादाजी, मेरी उन लोगों से बात हो चुकी है और सारी फॉर्मेलिटी मैं पहले ही पूरी कर चुका हूँ। आप बस चलने की तैयारी कीजिए। थोड़ी ही देर में राहुल अपने दादाजी को अपनी बड़ी सी कार में बिठाकर घर ले आया। उस घर को देखते ही सोहन बाबू की आंखें फिर से सजल हो उठी, क्योंकि ये घर उन्होंने अपने खून पसीने की कमाई से बनवाया था, जो कि उनके ही नाम पर था। लेकिन फिर भी इस घर से डेजर्ट करके उन्हें वृद्धा आश्रम भेज दिया गया। बहुत परेशान थे वो, इस घर में रहने की भीख मांग रहे थे, लेकिन बहू तो किसी भी हालत में मानने को तैयार ही नहीं थी। और फिर जब अपनी ही औलाद ने उनके साथ धोखा किया तो किससे उम्मीद कर सकते थे? वो बेचारा बूढ़ा पिता थोड़ी देर घर के बाहर खड़े हुए घर को यूं ही निहारते जा रहे थे। तभी राहुल ने बेल बजाई तो उसकी माँ रिया ने दरवाजा खोला। दरवाजा खोलते ही लांच करते हुए उससे बोली, लो अब आए हैं दूल्हे राजा, मुझसे कहकर गया था कि थोड़ी ही देर में आता हूँ। यहाँ शादी से पहले की रस्मों का मुहूर्त निकला जा रहा है और इसका का तो कुछ पता ही नहीं है। तभी राहुल बोला, माँ, जरूरी काम ना होता तो मैं ना जाता, लेकिन वो काम करना सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण था। अच्छा, आखिर ऐसा कौन सा जरूरी काम था जो बाकी के सारे काम छोड़कर चला गया? उसी समय राहुल सामने से हटा तो रिया ने देखा कि दरवाजे पर उसके ससुर सोहन बाबू खड़े थे। उन्हें देखते ही रिया के होश उड़ गए। उसे तो अपनी आंखों पर यकीन ही नहीं हुआ। जैसे तैसे उसने खुद को संभाला और बोली, पिताजी आप यहाँ? उसी समय राहुल बोला,
जी हाँ, मेरे दादाजी को अपनी शादी के समारोह में शामिल करने के लिए लेकर आया हूँ और मेरी शादी तक ये इसी घर में हमारे साथ ही रहेंगे। राहुल की बात सुनते ही रिया दंग रह गई। रिया का दिल तो किया कि अपने बेटे को खींचकर एक तमाचा जड़ दे, लेकिन अब उसका बेटा जवान हो चुका था। ऐसा कोई कदम उठाकर वो अपने बेटे को खोना नहीं चाहती थी, इसलिए खुद को शांत रखना ही उसने उचित समझा। फिर सोचने लगी कि राहुल ने ही तो कहा है कि पिताजी यहाँ उसकी शादी तक रहेंगे और शादी तो कुछ ही दिनों में होने वाली है। इसका मतलब ज्यादा दिनों तक मुझे उन्हें झेलना नहीं पड़ेगा। और एक तरह से अच्छा ही हुआ कि राहुल अपने दादाजी को ले आया, वरना रिश्तेदार और जात बिरादरी में लोग विवाह में इकट्ठे होते तो पिताजी के बारे में जरूर पूछते। मैंने तो सबको यही बताया था कि वह गांव में रहते हैं, और अब यदि पोते की शादी में न आते तो हमारी कितनी बेइज्जती हो जाती। फिर शादी तो होने ही वाली है। बहू करीना के मायके वाले भी नहीं जानते कि राहुल के दादाजी भी हैं। वे लोग भी उनसे मिलने के लिए जरूर कहते। पिताजी के आने से सब लोगों की बोलती बंद हो जाएगी और मुझे भी ज्यादा दिन तक उनका बोझ नहीं उठाना पड़ेगा। शादी के बाद वो अपनी जगह और हम अपने घर, ये सोचकर रिया के चेहरे पर एक शातिर मुस्कान आ गई। अगले दिन राहुल अपने दादाजी को बाजार लेकर गया और उन्हें अच्छे अच्छे कपड़े खरीद कर दिए। खरीदारी करने के बाद राहुल उन्हें एक अच्छे से रेस्टोरेंट में लेकर गया, जहां उन्हें उनकी पसंद का खाना खिलाया। आज पहली बार सोहन बाबू अपने पोते के साथ एक अच्छा समय बिता पाए। काफी देर बातचीत करते हुए उन्हें ऐसा महसूस हो रहा था जैसे वो अपने दोस्त के साथ बातें कर रहे हो। आखिरकार वो तारीख भी आ गई जिस दिन राहुल का विवाह होना था। विवाह के लिए एक बहुत बड़े होटल की बुकिंग हुई थी। रिया के कदम तो जमीन पर ही नहीं पड़ रहे थे। बेटे की शादी को लेकर वो बहुत अधिक उत्साहित थी। सबसे ज्यादा उत्साह तो उसे इस बात का था कि शादी के बाद उसकी बेटे बहू विदेश की नौकरी छोड़कर यहीं बसने वाले थे। मन ही मन रिया सपने संजो रही थी कि बेटा बहू के साथ रहेंगे तो जीवन कितना खुशहाल हो जाएगा, और कल को पोता पोती भी होंगे तो पूरे घर में चहकते फिरेंगे। हमारा बुढ़ापा तो खूब मजे में कटेगा, लेकिन एक कहावत है, बोया पेड़ का बबूल का तो आम कहाँ से काटेंगे। अपने भविष्य के सुनहरे सपने संजोते हुए वो शायद इस बात को भूल चुकी थी। थोड़ी ही देर में राहुल तैयार होकर आया तो माँ उसकी बला ही लेती जा रही थी, और उधर जैसे ही सोहन बाबू ने अपने पोते को दुल्हा बना देखा तो उनकी आंखों से आंसुओं से भर गई, क्योंकि इस दिन का इंतजार तो वो कब से कर रहे थे। धूमधाम से विवाह की सारी रस्में संपन्न हुई। दुल्हा बना राहुल अपने दोस्तों और करीना के परिवार वालों से अपने दादाजी को मिलवाता रहा और हर बात में अपना दादाजी को ही तवज्जो दे रहा था, और ये बात रिया को कतई पसंद नहीं आ रही थी। लेकिन अपने बेटे की शादी के समय वो कोई तमाशा बनाना नहीं चाहती थी, इसलिए वो चुप ही रही। परंतु मन ही मन उसने ठान लिया था कि शादी के बाद जैसे ही सभी रिश्तेदार चले जाएंगे तो वो अपने बेटे को कि एक भी नहीं चलने देगी और अपने ससुर को वापस वृद्धा आश्रम भेज कर ही रहेगी। जब विदाई का समय हुआ तो नवविवाहित जोड़े के लिए आई फूलों से सजी गाड़ी में राहुल ने सबसे पहले अपने दादाजी को बिठाया। उसके बाद राहुल और उसकी पत्नी करीना गाड़ी में बैठे। जैसे ही राहुल के माता पिता बैठने लगे तो राहुल बोला, माँ इस कार में आप लोगों की जगह नहीं बन पाएगी, आप दूसरी गाड़ी में आ जाइए। इतनी बात सुनते ही रिया के कलेजे पर सांप लौटने लगा। चेहरे से ईर्ष्या साफ झलक रही थी, लेकिन फिर इधर उधर देखा तो सभी रिश्तेदार उसकी ओर ही देख रहे थे, इसलिए फीकी सी हंसी
के साथ अपने पति को लेकर दूसरी कार में जाकर बैठ गई। घर पहुंचकर दुल्हा दुल्हन के स्वागत की तैयारी करनी थी, इसलिए रिया ने ड्राइवर को जल्दी से उन्हें घर पहुंचाने को कहा। रास्ते भर मन ही मन सोचती आ रही थी कि आज राहुल और करीना का तो घर में धूमधाम से स्वागत किया जाएगा, लेकिन राहुल के दादाजी को मैं अपने घर में बिल्कुल नहीं आने दूंगी और चौखट से ही वापस वृद्धा आश्रम भेज दूंगी। थोड़ी ही देर में रिया अपने पति रोहित के साथ अपने घर पहुंच गई। घर पहुंचकर देखा तो दुल्हा दुल्हन अभी भी गाड़ी में ही थे। यह देखकर रिया ने राहत की सांस ली कि चलो बच्चों के स्वागत की तैयारी के लिए थोड़ा समय मिल जाएगा। बड़े उत्साह के साथ दौड़ते दौड़ते उसने सारी तैयारियां की। चावलों से भरा कलश द्वार पर रखकर तिलक और आरती के लिए थाल सजाकर ले आई और बच्चों की राह देखने लगी। 1 घंटे से भी ज्यादा समय हो गया था, लेकिन बेटा बहू का कुछ अता पता नहीं था। उनकी राह देखते देखते जब थक गई तो रोहित से बोली, देखिए तो आपका बेटा आखिर रह कहाँ गया है, फोन लगाकर पूछता हूँ। ऐसा कहते हुए रोहित ने राहुल को फोन किया, लेकिन राहुल ने फोन नहीं उठाया। अब तो बेटा बहू के इंतजार में माँ बाप की आंखें थकने लगी थी, लेकिन कोई नहीं आया। रिया ने अपने बेटे को फिर से फोन लगाया तो राहुल ने फोन उठा लिया। राहुल की आवाज सुनते ही रिया बोली, हेलो बेटा, तुम लोग कहाँ रह गए हो? यह मैं और तेरे पापा कब से तुम्हारी राह देख रहे हैं। तुम लोगों के स्वागत के लिए कब से दरवाजे पर खड़े हैं। माँ, वो दरअसल बात यह है कि हम लोग पहले वृद्धा आश्रम चले गए थे और वहीं काफी समय लग गया। बेटे की यह बात सुनते ही रिया का चेहरा खिल उठा और खुशी से बोली, ये तो तूने बहुत अच्छा किया बेटा, जो दादाजी को पहले ही वृद्धा आश्रम में छोड़ आया। नहीं माँ, आप गलत समझ रहे हो। वो दरअसल दादाजी का कुछ सामान वहां से उठाना था और दादाजी भी हमें अपने दोस्तों से मिलाना चाहते थे, इसलिए हम पहले वृद्धा आश्रम गए थे और वहां काफी समय लग गया था। अब हम दादाजी के साथ घर पर आ रहे हैं। क्या दादाजी के घर से तुम्हारा क्या मतलब? मतलब ये माँ कि मैंने अपने दादाजी के नाम पर घर खरीदा है और अब हम लोग वहीं दादाजी के साथ ही रहेंगे। और जहां तक रही स्वागत की बात, तो उसके लिए आपको तकलीफ उठाने की कोई जरूरत नहीं है। सारी तैयारियां मैंने पहले ही कर रखी थी। नई बहू का स्वागत तो अब दादाजी ही करेंगे। उनके अपने घर में यह बात सुनते ही रिया तो जैसे चक्कर खाकर बेहोश होने वाली थी। फोन स्पीकर पर था, इसलिए रोहित वहीं पास खड़ा सारी बातें सुन रहा था। तभी रोहित ने तेज आवाज में कहा, यह तुम क्या कर रहे हो बेटा? पापा, मैं आपको अपना एड्रेस भेज देता हूँ, आप लोग को जब मिलना हो तो यहाँ पर आ सकते हैं। ऐसा कहकर राहुल ने फोन रख दिया और उन्हें व्हाट्सएप पर अपना एड्रेस भेज दिया। 10 मिनट के भीतर ही रिया और रोहित एक खूबसूरत सी आलीशान घर के बाहर खड़े थे। घर के गेट पर बहुत सुंदर नेम प्लेट लगी हुई थी, जिस पर बड़े बड़े अक्षरों में लिखा था, सोहन निवास। सब देखते ही रिया तो जैसे अंदर तक जल भुन गई थी। वही रोहित गुस्से से लाल हो रहा था। उसी समय दुल्हा दुल्हन की फूलों से सजी गाड़ी वहां पहुंची और राहुल अपने दादाजी का हाथ पकड़कर उन्हें घर की ओर ले जाने लगा। तभी रिया ने गुस्से भरी आवाज में कहा, ये क्या बदतमीजी है राहुल? अपना घर छोड़कर ये तुम किस घर में जा रहे हो? माँ, शायद आपने ठीक से देखा नहीं, ये मेरे दादाजी का स्वप्न महल है। घर के बाहर उनका नाम भी लिखा है। फिर आप मुझसे ये सब क्यों पूछ रहे हैं? और हम लोग, तूने हमारे बारे में कुछ नहीं सोचा। जिन्होंने तुझे पैदा किया, पाल पोस कर, पढ़ा लिखा कर इतना बड़ा किया, तो आज इस मुकाम पर पहुंचा है, तो इतना स्वार्थी कैसे हो सकता है? बेटा, पिता ने राहुल से पूछा तो राहुल बोला, क्यों पापा,
दादाजी भी तो आपके जन्मदाता हैं, जिन्होंने आपको इतनी मेहनत करके आपको पाल पोस कर बड़ा किया, आपको पढ़ाया लिखाया, समाज में खड़े रहने के काबिल बनाया। लेकिन आपने उनके साथ क्या किया? आपने तो उनके सिर से छत ही छीन ली हो। घर उन्होंने अपनी मेहनत से बनाया था, खून पसीने की कमाई से बनवाया था। उन्हें इतना बड़ा धोखा देने से पहले आपको इस बात का ख्याल क्यों नहीं आया? भगवान का शुक्र कीजिए कि मेरे दादाजी ने आपसे वो घर खाली नहीं करवाया। बहुत बड़ा दिल है उनका। आप दोनों के पास तो दादाजी का बनाया हुआ मकान है, आप वहां आराम से रहिए, लेकिन मुझसे उम्मीद मत कीजिएगा कि मैं आपके साथ रहूंगा। दादाजी हमारे स्वागत के लिए आरती की थाली लिए खड़े हैं। यदि आप आना चाहते हैं तो थोड़ी देर के लिए आ सकते हैं। ऐसा कहकर राहुल अपनी पत्नी का हाथ पकड़कर चौखट तक पहुंचा तो सोहन बाबू उन दोनों को तिलक लगाते हुए उनका स्वागत करने लगे। उनके दिल से अपने बच्चों के लिए अनगिनत दुहाई निकल रही थी। आरती के बाद उन्होंने दोनों के हाथ उठाकर उन्हें खूब आशीर्वाद दिया। उधर बहू के सामने बेटे के मुंह से यह बात सुनते हुए रिया और रोहित शर्म के मारे मरे जा रहे थे। उनके अपने कर्म ही उनके सामने आ खड़े थे। उनकी आंखों से आंसू की धारा बहती जा रही थी। आज राहुल अपने दादाजी के आंसुओं की एक एक बूंद का हिसाब कर चुका था। तो दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी? लाइक और कमेंट करके जरूर बताएं और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें। मिलते हैं एक नई कहानी के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।